बड़ी जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा पॉलिटी का चल रहा है सीरीज़, और पॉलिटी सीरीज़ में हमने कल एक वीडियो डाला था प्रेसिडेंट। अगर आपने वो नहीं देखा है जरूर देखें। और आज का जो वीडियो है ये होगा न्यायपालिका। तो मैंने ये जो है महेश कुमार वर्णमाल के बुक से मैं ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन बुक है। जो भी बीपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह पीसीएस लेवल की जो भी तैयारी करते हैं वो सारे एस्पिरेंट्स बच्चे जानते हैं। तो ये जो वीडियो है ये अभी आगामी परीक्षा जो बिहार एसआई है और बीपीएससी जो होने वाली है और यूपीपीसीएस और जेपीएससी भी आ चुकी है, तो जो भी ये बच्चे इसमें फॉर्म इन्होंने भरा है तो उन सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये एक तरीके से मॉक टेस्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, साथ में एडिशनल डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप इसको जरूर देखें, आपके सभी काम आएंगे। और जहाँ तक बात है पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वहाँ आप जाके जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आहर्त अनिवार्य नहीं है। इनमें से क्या अनिवार्य नहीं होगा? देखिए वो जो है ना, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये जो है कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 124(3) के हिसाब से किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो उसकी जो निम्नतम योग्यता है यानी क्वालिफिकेशन जो होना आवश्यक है वो ये है कि भारत का एक तो वो नागरिक हो, दूसरा है 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश जज रह चुका हो, थर्ड है 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है। और फोर्थ जो है यहाँ पे बोला जाए राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता, यानी कि राष्ट्रपति के नज़र में वो एक अच्छा कानून का जानने वाला हो। यहाँ पे ये शर्त है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था 35 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं भी लिखित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो वेतन और भत्ते हैं ना, ये भारित किए जाते हैं हमारे भारत के संचित निधि पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारतीय संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया पर ये भारित होते हैं, चार्ज होते हैं। और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो कि स्टेट्स के लिए होते हैं, राइट, उनके वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पर होते हैं। और पेंशन जो बात की जाए तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं पेंशन हाई कोर्ट्स वालों के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने पर रोक है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उन पर कहां पर वो जो है एज अ एडवोकेट एज अ वकील नहीं काम कर सकते, तो वो हमारा हो जाएगा। देखिए भारत के किसी भी न्यायालय में अगर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जब हो जाता है तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत वो नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स है, देख लेते हैं। तो वो संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के रक्षा क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य यानी प्लीड ऑफ एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। 124(7) के तहत ये कहा गया है साफ साफ शब्दों में। 4 देखते हैं सॉरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने पर पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ बोला जा रहा है अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभी टर्म खत्म नहीं हुआ है लेकिन उनके ऊपर कदाचार या अक्षमता यानी इनकैपेबिलिटी का आरोप लगाया कि कैसे हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है। तो देखिए ये जो है ना सिर्फ संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा ही ये काम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों पर प्रक्रियाओं के माध्यम से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से साबित कदाचार यानी प्रोवाइड मिसबिहेवियर या असमर्थता यानी इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका जो उल्लेख है देखिए ये आर्टिकल हमारे 124(4) में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 124(4) में इसका उल्लेख किया गया और महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। इसका प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही पारित होना कंपलसरी है। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में इन द सेम सेशन भेजा जाता है, उनके सामने रखा जाता है, ठीक है। 5 देखते हैं क्या बोला। देखिए निम्नलिखित में से
किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो मार्च 2013 में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो हुआ है, देखिए, एक तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, दूसरा मेघालय में हुआ है, तीसरा मिजोरम में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बात हो रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। संघ, राज्य, क्षेत्र है और क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय, मतलब ये किस रीजन के यहाँ पे हाई कोर्ट्स काम करते हैं, कहाँ वाले, ये बात हो रही है। देखिए यहाँ जो हो जाएगा, देखिए पुडुचेरी जो हमारा हो जाएगा, तो पुडुचेरी जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा सीधा मद्रास में जाके मिल जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है तो ये हमारा चला जाएगा कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप की बात हो रही है तो ये हो जाएगा केरल, और दमन दीव हो जाएगा मुंबई, मुंबई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कूट जो हमारा बैठेगा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 देख लेते हैं। 7 में क्या बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी सुश्री एम फातिमा बीबी। ठीक है, ध्यान रखें, सुश्री एम फातिमा बीबी। देखिए एम फातिमा बीबी जो है ना उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था, और वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी बनी थी। एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है? दी जा सकती है। इसका जो सही हो जाएगा आर्टिकल 323 क। ठीक है, देखिए आर्टिकल 323 क के हिसाब से है ना, 323 क एक बोल लीजिए, घ बोल लीजिए, इसके द्वारा जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के भाग 14 क में अनुच्छेद 323 क और अनुच्छेद 323 ख में अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संघ तथा राज्य की लोक सेवाओं यानी पब्लिक सर्विसेज की सेवा शर्तों से संबंधित जो है ना विवादों का निपटारा करे, और प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना का प्रावधान कर सकती है वो। 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला जा रहा है? देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों की जो न्यायाधीश होते हैं ना उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उस राज्य के जो है ना उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 233(2) के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, उच्च न्यायालय के अधीन एवं उनके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ठीक है, और इसका उल्लेख जो संविधान के भाग 6 में जो है ना अनुच्छेद 233 से 237 तक किया गया है। जिला न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं, आपराधिक न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट एवं दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट। 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है? तो वो जो रीट है वो हो जाता है परमादेश। ठीक है, परमादेश यानी मैंडमस का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है कि हम आदेश देते हैं। ये जो है परमादेश या मैंडमस जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करती है तो वहाँ पे लिखा होता है वी ऑर्डर, ठीक है, ऐसा लिखा होता है उस रीट पे। ठीक है, उसमें जो है इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक अधिकारी तथा न्यायिक निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकती है जो सार्वजनिक कर्तव्यों या कानूनी दायित्वों के पालन की उपेक्षा या इससे इनकार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11। क्या बोल रहा है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो जो सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी वो किया था केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, देखिए भरत कुमार बनाम केरल राज्य मामले में 1997 में केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था और निर्णय दिया था कि बंद का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है,
12 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो इनमें से जिन्होंने सुशोभित किया है वो हैं के.एस. हेगड़े। ठीक है, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े ने 17 जुलाई 1967 से 30 अप्रैल 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा के अध्यक्षों के पद को सुशोभित करा है। 13 देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है ना, वो मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार ये प्राप्त है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, यहाँ बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, जो भारतीय संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है इसे, और इसे जो है मूल अधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत केंद्र राज्य विवादों और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद आदि को निपटाने का अधिकार है। अपीलीय क्षेत्र का कार्य यानी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन के उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, और उसे संवैधानिक, दीवानी तथा डांडिक आदि जो है विषयों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार इन्हें दिया गया है। 14 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है ना, देखिए इनकी नियुक्ति जो की जाती है राज्यसभा द्वारा अनुमोदित दिए जाने पर, और बी यहाँ पे ऑप्शन है लोकसभा की सलाह पर। उसके बाद यहाँ पे है सी में यहाँ बोला जा रहा है प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी बोला जा रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही इनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट का जो यहाँ बात हो रहा है, ये जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 124(2) में ये कहा गया है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श यानी कंसल्ट करेगा जो भी राष्ट्रपति उचित समझे, किंतु मुख्य न्यायाधीशों से अन्य किसी न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं। 15 में क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है, क्या इसका आशय है? तो इसका जो आशय है, इसका जो मतलब है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, चलिए 16 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है ये? तो ये जो करते हैं, देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश ये करता है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 126 के हिसाब से जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। 17 नंबर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए इसकी जो शक्ति है ना, ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, आर्टिकल 124(1) के हिसाब से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सिर्फ संसद में निहित है, और मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब जो है मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 33 हो चुकी है, ध्यान रखें। चलिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यायाधीशों की जो संख्या है ना, ये होनी चाहिए 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान के निर्वाचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के संबंधित संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। इसके हिसाब से जो है आर्टिकल 145 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया यानी प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंस को विनियमन के लिए नियम। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनराविलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो वो जो आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल 137। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय यानी जजमेंट या आदेशों ऑर्डर के पुनराविलोकन यानी रिव्यू का अधिकार दिया गया है। 20 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ जो है किस केस में बनी है? तो वो जो बनी है देखिए गोलकनाथ केस में बनी है।
ठीक है। गोलकनाथ केस की थोड़ी सी हिस्ट्री जान ले, इस रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज का मामला, ठीक है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज जो है ना, ये 1967 ईस्वी में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी, जो उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। जबकि सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में बनाई गई थी, जो 1973 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। उच्चतम न्यायालय मामले की जो सुनवाई है नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। कब सुनवाई कर सकता है उच्चतम न्यायालय? वो कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन पे, ठीक है। याद रखें, राष्ट्रपति के अनुमोदन पे। उच्चतम न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है और यह जो है सभी मामलों की सुनवाई वहीं पर करता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 133 में यह कहा गया है, संविधान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी अप्रूवल से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक संबंधित निर्णय ले सकता है। केंद्र 22 देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाली विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का उल्लेख है, ये आर्टिकल 131 में किया गया है और इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद तथा मौलिक अधिकार संबंधी विवाद, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं। 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो जो अभिलेख न्यायालय कहा जाता है वो कहा जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, ध्यान रखें, ठीक है। 23 नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 24। जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखिए, जनहित याचिकाओं का जो शुरुआत है ना, ये हुआ था न्यूयॉर्क न्यायिक पहल द्वारा, ठीक है। जनहित याचिकाओं की शुरुआत कब हुआ था? ये न्यायिक पहल के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? देखिए, संसद की कार्यवाहियों की जांच करना जो प्रतिबंधित किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 122 के द्वारा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न की जाने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 122 के तहत, ठीक है। 26। न्यायिक जो है पुनर्विलोकन प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है ये? तो ये जो प्रचलित है ना, देखिए ये भारत और अमेरिका दोनों में, ठीक है। ध्यान रखें, न्यायिक पूर्वावलोकन जो है, ये न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान जो है भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 में निहित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो मतलब है, ठीक है, इसका जो अर्थ है कार्यपालिका के किसी आदेश या विधि के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द कर देना, ठीक है। चलिए 27 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है कैसे? तो उच्चतम न्यायालय का जो वेतन निर्धारण है वो किया जाता है संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद में विधि द्वारा निर्धारित की जाएगी। 28 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? तो ये जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है संसद को। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखिए, कुछ डिटेल है, देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 138(1) के अनुसार विधायी शक्तियों यानी लेजिस्लेटिव पावर की संघीय सूची में सम्मिलित किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है, राइट। 29 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन सी एक याचिका जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति पर परीक्षण करती है? तो ये जो परीक्षण करती है वो हमारा यहाँ हो जाएगा, देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षण, ठीक है। तो यहाँ जो है याचिका एवं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का जो परीक्षण होता है वो उत्प्रेक्षण के द्वारा की जाता है। उत्प्रेक्षण नाम का रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके बाद होता है उत्प्रेक्षण यानी प्रोहिबिशन एवं प्रतिषेध यानी सर्च्योररी, दोनों रीटें अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के विरुद्ध जारी की जाती है। प्रतिषेध रीट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने तथा उत्प्रेक्षण रीट कार्यवाही की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। 30 देखते हैं, ठीक है। चलिए,
संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो ये जो सलाह लेने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। संविधान के आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू 26 जनवरी 1950 होने के बाद किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है। अगर उससे पहले का है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इस पे बोल भी सकते हैं, मतलब हम सलाह इस पे नहीं दे सकते, मतलब। लेकिन अगर आज़ादी के बाद वाली बात है, 26 जनवरी 1950 की बाद की बात है, ठीक है, तो फिर उनको देना कंपलसरी है। परंतु राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिर्फ सुनेंगे और अपने बुद्धि विवेक से काम लेंगे, जो उनका मर्जी होगा वो करेंगे। 31 देखते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? देखिए, भारत में जो न्यायिक सक्रियता का जो संबंध है ना, वो है जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है कि जब न्यायपालिका अपनी जो न्यायिक भूमिका को आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका के भूमि में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत संविधान नहीं है, बल्कि इसका संबंध जनहित याचिका से है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 31, आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। और ये जो हमारा जो वीडियो है ये न्यायपालिका के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ ये न्यायपालिका का वीडियो बीपीएससी, बिहार एसआई और बाकी सारे एग्जाम्स में काम आने वाला, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो में आपने कितना सही करा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।